हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा कॉस्टिंग का पार्ट फोर्थ और इसमें हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने प्रीवियस टॉपिक को। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, अगर मैं दिखाऊं तो मैंने टाइम कीपिंग स्टार्ट किया था। जस्ट मैंने इंट्रो ही दिया था कि बेसिकली होता क्या है टाइम कीपिंग। अब उसके अंदर मैं देखने वाला था, मतलब मैं बताने वाला था कुछ मेथड्स टाइम कीपिंग के कैसे कैसे होते हैं, टाइम कीपिंग क्यों जरूरी है, क्या है टाइम कीपिंग, ये इन सब पे मैंने चर्चा किया था। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो स्टार्ट करता हूं मैं। चलो, तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिसके थ्रू एक लेबर के टाइम को रिकॉर्ड किया जा सकता है। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस साल सीयूईटी एग्जाम देने वाले हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच के थ्रू, जहां पे कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सीयूईटी पीजी एग्जाम्स को लेकर, जिसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट एंड आउट सेशंस इसके अंदर कवर अप किए जाते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए हैं, जिससे कि आप डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा गया है। अगर इसे ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ एग्जाम टाइम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स सेक्शन में जाकर उसे एक्सेस कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे फर्स्ट मेथड आता है हमारा यहाँ पे टाइम कीपिंग, सॉरी टाइम रिकॉर्ड क्लॉक्स और क्लॉक कार्ड। देखो होता क्या है, इस मेथड में हर एक वर्कर को, जितने भी लेबर्स हैं, सबको एक कार्ड दिया जाता है और जब भी वो आते हैं उस कार्ड को पंच किया जाता है, जिसके थ्रू टाइम इन रिकॉर्ड हो जाता है। फिर उसी प्रकार से टाइम आउट भी रिकॉर्ड हो जाता है। क्या मैंने बोला, जितने भी वर्कर्स होते हैं सबको एक कार्ड दिया जाता है और ये जो कार्ड देने का मैकेनिज्म होता है ना, कुछ इस प्रकार से वर्क करता है कि हर एक कार्ड पे जब भी आपकी एंट्री होगी, जब भी आप फैक्ट्री में इन करोगे, उसे पंच किया जाता है और उसके थ्रू आपके एंट्री टाइम को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसी प्रकार से आपके आउटिंग टाइम को, जब आप जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसी प्रकार से हर एक वीक नए कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं हर एक वर्कर को। ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, गिविंग अ न्यू कार्ड ईच मंथ इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड एज द सेम कार्ड कंटिन्यू टिल द वर्कर आइदर लीव्स द सर्विस और रिटायर। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जाती है, क्या किया गया, अब हर हफ्ते हर महीने कार्ड देने की भी नीड नहीं है। एक कार्ड दे दिया, जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तब तक वो कार्ड आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो आप कितने बजे भी आ रहे हो, कितने बजे भी जा रहे हो, इन सारी चीजों की जो ये कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसको कम करने के लिए ये कंसेप्ट लाया गया था, जिसको कि नाम दिया गया टाइम रिकॉर्डिंग और क्लॉक कार्ड्स। नेक्स्ट आता है डिस्क मेथड। डिस्क मेथड बहुत ही पुराना मेथड हो जाता है ये। इसमें क्या होता है, एक डिस्क होता है, ठीक है, एक डिस्क होगा जिसके अंदर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर एक वर्कर का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन, यूनिक नंबर भी बोल सकते हो, जिससे कि उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। एक एक डिस्क दे दिया, ठीक है, उसमें आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, फैक्ट्री जहां है ना, फैक्ट्री, वहां पे एक ड्रॉप बॉक्स रख दिया जाता है और हर एक वर्कर का उसमें डिस्क रहता है। तो जब भी आएगा डिस्क उठा के लेके जाएगा, अपना आपने अपना डिस्क उठाया तो उससे क्या हुआ, आपके टाइम इन रिकॉर्ड हो गई। फिर जब आप ऑर्गेनाइजेशन से गए, आपने वो डिस्क गिरा दिया उसमें जाते वक्त। तो ये बेसिकली क्या, अटेंडेंस टाइप की तरह है। इससे क्या हो रहा है कि आपके टाइम एंट्री की टाइम और आउटगोइंग की टाइम रिकॉर्ड होते जा रही है। द टाइम कीपर विल रिकॉर्ड इन अटेंडेंस रजिस्टर अगर कोई लेट अराइवल होता है और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जल्दी जाता है। ही विल ऑल्सो इंटर अबाउट द एब्सेंटीज इन द रजिस्टर ऑन डेली बेसिस। तो जो भी व्यक्ति नहीं आ रहे हैं और डिले आ रहे हैं, वो सारी बातें इसमें रिकॉर्ड होती है। अब जाहिर सी बात है, जब इसमें चीजें मैनुअली की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसमें डिले तो देखने को मिलेगा। फिर फाइनली इसमें आ जाता है हमारा अटेंडेंस रिकॉर्ड। अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या कहता है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड हो जाता है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड भी होता है। सिंपली एक रजिस्टर तैयार कर दो, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आपकी ज्वाइनिंग लिखी रहेगी, आओगे आप साइन कर दोगे, जाओगे साइन कर दोगे, आओगे साइन, जाओगे साइन, इसी प्रकार से एक रजिस्टर की तरह हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्रॉक्सी वाला सिचुएशन भी लग सकता है इसमें। तो कुछ इस प्रकार से मेथड्स होते हैं। अब बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग टाइम बुकिंग के बारे में। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें अभी तक तो समझ आई होंगी, जो भी मैंने बातें आप तक यहाँ पर रखी है अभी। चलो, अब बात करते हैं टाइम बुकिंग की। टाइम कीपिंग में हमने क्या देखा, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसमें आप अटेंडेंस टाइम को मार्क करो, अटेंडेंस टाइम का पता करना टाइम कीपिंग बताता है।
Time keeping aims at keeping a check on the number of hours spent by worker in the factory. However, it do not record the productive time. टाइम कीपिंग जो होता है ये नहीं बताता है कि कितने घंटे आपने प्रोडक्टिवली काम किया है, ठीक है। लेकिन इसी के डिमेरिट को कौन दूर करता है? हमारे टाइम बुकिंग भाई साहब। इट मीन्स द टाइम कीपिंग मेथड डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच द टाइम स्पेंट बाय द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। हाउ मच तो बता देता है, लेकिन हाउ इफेक्टिवली स्पेंट, efficiently spent. For example, timekeeping records will show the worker has reported duty at 8 a.m. and left 6 p.m. Thus, he has spent 10 hours in the company. But the analysis of 10th hour, इसका एनालिसिस कि 10 घंटे में उसने क्या किया, कितने घंटे प्रोडक्टिव थे, कितने घंटे अनप्रोडक्टिव थे, ये चीजें पता नहीं लग पाती हैं। तो टाइम बुकिंग मेथड उसी के लिमिटेशन को दूर करते हुए आया, जिसमें कि हर एक बातें रखी गई कि कितने घंटे एक एम्प्लॉय प्रोडक्टिवली काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कितने घंटे नहीं काम कर रहा है, ये सारी बातें उसके अंदर की गई हैं। क्लियर है ये चीजें? चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। टाइम बुकिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि डेली टाइम शीट्स, वीकली टाइम शीट्स, जॉब टिकट्स। सबसे फर्स्ट अगर बात की जाए डेली टाइम शीट्स की, तो इन दिस मेथड ईच वर्कर रिकॉर्ड्स द टाइम स्पेंट बाय हिम। हर एक वर्कर अपना टाइम रिकॉर्ड करेगा, कितने घंटे उसने स्पेंड करा ऑन द वर्क ड्यूरिंग द डे, for which a sheet is provided to each worker. The time is recorded daily and hence accuracy जो मेंटेन होती है यहाँ पे। However, मेन लिमिटेशन इतना क्या है कि बहुत सारे यहाँ पे पेपर वर्क हो जाते हैं डेली बेसिस पे। वीकली टाइम शीट की बात करूँ तो यहाँ पे उसमें हमने देखा डेली, तो यहाँ पे अब क्या होगा, वीकली बेसिस पे चीजें इसी प्रकार से चलेंगी। और फिर फाइनली आता है जॉब टिकट। जॉब टिकट सारे वर्कर्स को दिए जाते हैं, जहाँ पे जो टाइम होता है किसी भी जॉब को स्टार्ट करने का वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, एज वेल एज द टाइम व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड, वो भी इसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर फाइनली आता है लेबर कॉस्ट कार्ड एंड टाइम एंड जॉब कार्ड्स। दिस कार्ड इज मीन्ड फॉर अ जॉब विच इन्वॉल्व सेवरल ऑपरेशन, या फिर जिसमें कह सकते हो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के। एक कार्ड देने के बजाय यहाँ पे अलग अलग कार्ड पास किए जाते हैं, वन टू ऑल वर्कर, सारे वर्कर्स को। फिर फाइनली आ जाता है टाइम एंड जॉब कार्ड। ये कंबाइंड कार्ड है जिसके अंदर टाइम टेकन भी शो करेंगे, ठीक है, कितना टाइम लगा काम को करने में, साथ ही साथ अटेंडेंस टाइम भी शो करते हैं। तो इसमें दोनों चीजें शो कर रही जा रही है, तो इसमें कोई अब अलग से आपको नीड नहीं होगी कि आप सेपरेट रिकॉर्ड रखोगे टाइम का और सेपरेट रिकॉर्ड रखोगे अटेंडेंस का। तो टाइम बुकिंग जो है बेसिकली वो किसके लिमिटेशन को दूर करता है? टाइम कीपिंग के लिमिटेशन को दूर करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे वेज पेमेंट। वेज पेमेंट क्या करता है? वेज इज अ मॉनेटरी कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन और पर्सनल एक्सपेंस जो कि एक एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉय को इन एक्सचेंज फॉर वर्क डन। आपने काम किया, आपको उसके बदले पैसे मिले। वेज क्या है? एक एग्जांपल है किसका? एक्सपेंस का, जो कि हर एक बिजनेस को चलाने में लगता है, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट हो गया वेजेस। दूसरी बात की जाए अगर कंसेप्ट की, दैट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या कहता है? समथिंग दैट मोटिवेट्स एम्प्लॉय, something that motivate या induce individuals to achieve something या achieve goal। तो incentives को क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग तरीके में, जैसे कि इस प्रकार से देख पा रहे हो यहाँ पे पैसे को पोर्ट्रे कैसे किया गया, पैसे को कि ये इंसान भाग रहा है पैसे के पीछे। तो इंसेंटिव इज बेसिकली समथिंग दैट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय टू परफॉर्म एन एक्शन। समझ के? फिर फाइनली बात करें सैलरी की, तो सैलरी क्या होता है? पीरियोडिक पेमेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैंने बोला? पीरियोडिक पेमेंट होता है, जो कि कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है अपने एम्प्लॉय को फॉर अ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, या बेसिकली कह सकते हो ये कंपनसेशन है जो कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है इन समथिंग इन रिटर्न। बोनस की बात की जाए, समथिंग इन द सेंस कि आपने जो काम आपको मिला है आपने उसे किया। अब बात करते हैं बोनस की, तो बोनस वो इंसेंटिव पेमेंट है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है बियॉन्ड द नॉर्मल वेज, ठीक है, नॉर्मल वेज के बाद दिया जाता है, जनरली ईयर के एंड पे दिया जाता है, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ वेज प्लान दो प्रकार के होते हैं, टाइम बेस्ड वेज सिस्टम और पीस वेज सिस्टम। इन दो प्रकार को ही हमें यहाँ पे देखना है, एक एक करके समझना स्टार्ट करते हैं। टाइम वेज सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे वेजेस को कैलकुलेट किया जाता है कि कितने काम आपने किया, कितने काम आपने काम किया, ये नहीं देखा जाता है कितने घंटे आपने प्रोडक्टिवली काम किया। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेज इज इक्वल्स टू टाइम स्पेंट। क्या मैंने बोला? टाइम स्पेंट, कितने टाइम आपने स्पेंड किया और क्या रेट है पर यूनिट का, उससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपका वेजेस निकल जाएगा। वहीं बात की जाए पीस रेट सिस्टम की,
तो इसके अंदर वर्कर को कैसे पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड या ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसके बेसिस पे यहाँ पे एम्प्लॉयज को जो है वेजेस दिया जाता है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट एन इनटू आर, यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। अब देख लो यहाँ पे वेज इंसेंटिव प्लान जो बेसिकली इसमें इंडिविजुअल इंसेंटिव होता है, ग्रुप इंसेंटिव होता है। पढ़ना क्या है हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल इंसेंटिव में टाइम बेस्ड देख लेंगे और थोड़ी बहुत जानकारी आउटपुट बेस्ड की भी ले लेंगे। टाइम बेस्ड में हमें 4 प्लान याद रख लें, हालसे प्लान, रोवन प्लान, इमर्शन प्लान और बीडॉक्स प्लान। और आउटपुट बेस्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें देखना है टेलर प्लान, मेरिक प्लान और गैंट प्लान। एक एक करके स्टार्ट करते हैं समझना। इंडिविजुअल इंसेंटिव वेज प्लान की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग पर्सोनल इंसेंटिव वेज प्लान भी बोलते हैं। दीज प्लान मोटिवेट्स द इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस मोर। सच प्लान मे बी बेस्ड ऑन द टाइम, किस पे बेस्ड होगा, टाइम और प्रोडक्शन पे बेस्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे फर्स्ट बात करें हालसे प्लान की तो ये दिया गया था FA हालसे के द्वारा, ठीक है। इसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है किन किन चीजों का, टाइम और स्पीड बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है। वर्कर्स जो है उनको वेजेस मिलता है जितने घंटे वो काम करते हैं, ठीक है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अ प्रीमियम अ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स। प्रीमियम निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। अगर वर्कर जॉब को फिनिश कर देते हैं बिफोर दिस स्टैंडर्ड फिक्स्ड टाइम, मतलब ये जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया इससे पहले कर देते हैं, तो उस केस में उनको बोनस मिलता है फॉर द टाइम सेव्ड। जितना टाइम आपने सेव किया उसके बदले आपको बोनस मिल जाता है। तो यहां पे अगर देखा जाए एक कुछ क्वेश्चन प्रकार का दे रखा है तुम्हारे लिए, यहां पे छोटा सा एक कंसेप्ट है, मैं वो बता दे रहा हूं। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया है, वो मैं तुम्हें लिख के समझाऊंगा। मैंने टैब में यहाँ पे रखा हुआ है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट। चलो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ तुम्हारे सामने, वेट कर लेना। एक स्लाइड था जो कि मुझे भी मिल तो नहीं रहा है, लेकिन मैंने उसे नोट किया हुआ है। मैंने जिसमें प्रॉपर फॉर्मूलाज वगैरह लिखा था। 1 मिनट यार वेट कर लो, मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसे डाल दूंगा ग्रुप में। सॉरी यार, यहाँ पे तो फिलहाल मिल नहीं रहा है, तो मैं इसे रहने दे रहा हूँ अभी। सॉरी इसके लिए। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर से ज़रूर इसे कवर करवा दूँ। मैंने एक फॉर्मूला शीट तुम्हारे लिए तैयार किया था जिससे तुम्हें क्लैरिटी मिल जाती इन तीनों चार्ट्स को लेकर। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक को हम लोग रहने देते हैं। एक यहाँ पे मिसिंग स्लाइड है जिसकी वजह से मैं तुम्हें फॉर्मूलाज वगैरह नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में उसे तैयार किया था। तो ये जो इंडिविजुअल इंसेंटिव वेज प्लान है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो वेज प्लान है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या समझाने वाला हूँ तुम्हें, जो कि है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये वाला मैं एक काम करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा जो होगा ना, वो जस्ट इंट्रो के वक्त उसे मैं कवर अप करवा दूंगा, या फिर इन सारे के फॉर्मूलाज जो होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वो एक बार कवर अप कर लेना। तो टेलीग्राम ग्रुप को यार जरूर ज्वाइन कर लो, उसके अंदर तुम्हें ये चीज़ देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं विद द बेसिक वन, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वो मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग का
जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब कहने का है, इस कॉस्टिंग के अंदर अलग अलग प्रोसेस के कॉस्ट डिटरमाइन किए जाते हैं, जैसे कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो हर एक प्रोसेस का यहाँ पे कॉस्ट डिटरमाइन किया जाएगा। दिस मेथड इज टिपिकली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, जहां पे लार्ज क्वांटिटी में सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। In the process costing, the cost of productions are accumulated for each process or stage of production, and the cost are averaged over the total number of unit produced in this stage। फिर सारे कॉस्ट को एवरेज कर दिया जाता है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है पूरे प्रोडक्शन साइकिल का। तो यहां पे देख पा रहे होगे कि दो प्रकार के मेन टाइप्स होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के। पहला होता है इसमें वेटेड, जिसको कि हम लोग फीफो बोलते हैं, जो कि हमने देखा था यहाँ पे फीफो मेथड के बारे में बताया। अब एक चीज समझ लेना, ये प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है कंपनी के लिए टू ट्रैक देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट प्राइसिंग, प्रोडक्शन लेवल एंड द कॉस्ट सेविंग मेजर्स। अब इसके अंदर देखो कुछ चीजें फेरबदल हो गई हैं। सही है, चलो इसके अंदर मुझे एक चीज इसमें क्या समझाना है, कैलकुलेशन ऑफ टेंडर कोटेशन और एस्टिमेशन प्राइसेस। बहुत ही बेसिक चीज है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसे समझ लेना एक बार। होता क्या है टेंडर कैलकुलेशन? टेंडर क्या है? बेसिकली एक प्रपोजल है जो कि कॉन्ट्रैक्टर देता है इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन टू बिड ऑन अ प्रोजेक्ट। अब जब एक प्रोजेक्ट होता है ना, जब प्रोजेक्ट डिटरमाइन किया जाता है, प्रोजेक्ट पास किया जाता है, तो उसके लिए अलग अलग इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए बिडिंग करनी होती है। तो हर एक जो इन्वेस्टर होता है या हर एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो क्या करता है, अपने प्रपोजल सबमिट करता है, जिसके अंदर बेसिकली टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है, ये सारी बातें की गई होती हैं, कितने खर्चे होने वाले हैं, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो इट इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड डिटरमाइन अ प्राइस दैट इज कंपिटिटिव व्हाइल स्टिल अलाउइंग फॉर अ रीजनेबल प्रॉफिट। दूसरा आता है कोटेशन कैलकुलेशन। अ कोटेशन क्या, एक फिक्स्ड प्राइस है या फिक्स्ड ऑफर है जो कि वेंडर करता है किसको, पोटेंशियल कस्टमर को। कोटेशन क्या मैंने बोला, ये फिक्स्ड प्राइस है जो कि कौन ऑफर करेगा, वेंडर भाई साहब ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को। तो कोटेशन कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, लेबर कितना लगेगा, ओवरहेड का क्या कॉस्ट होगा, और प्राइसिंग किस अकॉर्डिंग होगी प्रोजेक्ट की, ये सारी बातें इसमें की जाती है। और फिर फाइनली आता है एस्टिमेटेड प्राइस, क्या लगेगा, मतलब रफ एस्टिमेट निकालना पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे प्रोजेक्ट के कॉस्ट का कितना होने वाला है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में तो इंफॉर्मेशन बहुत ही कम अवेलेबल होंगे, तो यहाँ पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन की मदद से एक एस्टिमेटेड अंदाजा लगाना, रफ आइडिया लगाना कि इतना खर्चा हमारे हर एक अलग अलग स्टेजेस में, प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस में बैठने वाले हैं। तो ये सारी बेसिक चीज इसके अंदर आ जाती है, इंपॉर्टेंट टर्म है तीनों चीजें। तो तीनों चीजों को एक बार कवर अप कर लेना। क्या क्या मैंने बोला, टेंडर कैलकुलेशन, कोटेशन कैलकुलेशन और एस्टिमेटेड प्राइस कैलकुलेशन। फिर फाइनली आ जाता है यहाँ पे हमारा बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग क्या कहता है, इन दिस मेथड ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग दैट असाइन प्रोडक्शन कॉस्ट और स्पेसिफिक बैच, अलग अलग स्पेसिफिक बैचेस बनाए जाते हैं। द गोल ऑफ बैच कॉस्टिंग टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ ए पर्टिकुलर बैच। क्या मैंने बोला, स्पेसिफिक कह लो, पर्टिकुलर कह लो, सारी चीजें एक हैं। तो पर्टिकुलर बैच के कॉस्ट को डिटरमाइन करना। बैच को एक चीज याद रखना, एग्जांपल्स बेसिकली पूछे जाते हैं। ये जो बैच कॉस्टिंग है ना, ये फार्मास्यूटिकल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, फूड हो गए, बेवरेज, इन सारे प्रोडक्शंस में, इन सारे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पे प्रोडक्ट जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में, और जो कॉस्ट होता है वो सिग्निफिकेंटली वैरी करता है फ्रॉम बैचेस टू बैचेस। मान लो फार्मास्यूटिकल्स के कुछ ग्रेडेस बटे हुए हैं, ड्रग्स के कुछ ग्रेडेस बटे हुए हैं, मेडिसिन के कुछ ग्रेड अलग अलग होते हैं, तो उस प्रकार से चीजें यहाँ पे होती हैं। Where orders or jobs are arranged in the different batches after taking into account the conveyance of the producing articles. Cost of group of products is at certain, एक particular group, एक specific unit का यहाँ पे product जो होता है, cost जो होता है वो assign किया जाता है। Example, pharmaceutical industries, shoe industry और toys industries के most popular example हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, नेक्स्ट आ जाता है स्लाइड, हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दैट इज जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, जॉब कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा कॉस्टिंग है ना जिससे कि स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का कॉस्ट असर्टेन किया जा सकता है। अब यहां पे समझना, जॉब जो होते हैं ना, इसमें दो प्रकार से हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री और दूसरा है मास ऑर्डर इंडस्ट्री। जॉब इंडस्ट्री क्या कहता है,
यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा वैसे प्रोडक्ट्स का जो कि यूनिक नेचर के हो, मतलब जो कि रिपीटेटिव नेचर के नहीं हो, नॉन रिपीटेटिव नेचर के हो, मतलब हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जा रहा हो। जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तुम्हें अलग डिजाइनर कपड़े चाहिए, मुझे अलग डिजाइनर कपड़े चाहिए, ये किस में आ जाएगा, जॉब ऑर्डर में आ जाएगा। वहीं बात की जाए मास ऑर्डर की, तो जहां पे बल्क प्रोडक्शन किया जाता हो, लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्शन किया जाता हो, सेम नेचर्स के रिपीटेटिव नेचर्स के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हो, तो जॉब कॉस्टिंग डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, उस बेसिस पे आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करता है। Both job order costing and the process costing have their own advantage and disadvantage, and the method used by chosen on the specific needs। आपकी जैसे जैसे नीड्स होगी उस नीड के अनुसार आप चीजों को यहाँ पे चुनते हुए चलोगे। फिर फाइनली आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की अगर बात करें तो ये वो एक्सपेंस है जो कि एक बिजनेस को रन करने में इनकर होता है, इनकर्ड इन द रनिंग ऑफ द बिजनेस, या कहूँ तो डे टू डे बिजनेस को चलाने में डे टू डे एक्सपेंस जो आते हैं, वो एक्सपेंस जो आते हैं वो कौन कैटेगराइज करता है, कौन डिटरमाइन करता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिटरमाइन करता है। तो कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जैसे रॉ मटेरियल एंड सप्लाई के खर्चे हो गए, लेबर कॉस्ट जिसके अंदर सैलरीज भी आ जाती हैं, रेंट एंड यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, एडवर्टाइजिंग, लीगल एंड प्रोफेशनल्स फीस, ये सारी चीजों से मिलकर हमारा मतलब इन सब की जब कॉस्ट होती है डिटरमाइन, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो बहुत ही बेसिक चीजें थी। ये एक टॉपिक हमारे यहाँ पे मिस हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला चार्ट नहीं लिया। देखो मैं इसे सुकून से करवाऊंगा, एक सेपरेट वीडियोस पे दे दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कवर अप करवा दूंगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो आज के सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप चीजें तुम्हें क्लियर हुई होंगी, बहुत ही बेसिक और थ्योरेटिकल चीजें हैं। सो एंड करता हूं आज के लेक्चर को, और जिन बच्चों को कोर्स में इनरोल होना है जाकर फटाफट एग्जाम टाइम आप डाउनलोड करो, स्टोर सेक्शन में कोर्स देखने को मिल जाएगा। काफी कम टाइम रह गया है, तो जल्दी से फटाफट इनरोल करो और प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।